अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लासरा। नाजरीन, दहशतगर्दी 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 एक ऐसा नासूर जिसने पाकिस्तान हमारे मुल्क के किसी कोने को नहीं छोड़ा। कल चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में दहशतगर्दों ने तो अपनी कार्रवाइयाँ की, लेकिन उजड़ गए वो खानदान जिनके प्यारे इन धमाकों की नज़र हो गए। कल धमाकों में 8 अफराद जाँ बहक और 79 जख्मी हुए। तालिबान इससे इजहार लाताल्लुकी कर रहे हैं। सवाल फिर वही है कि अगर तालिबान नहीं है तो कौन लोग हैं, कौन से अनासिर हैं जो मुल्क में अब नहीं देखना चाहते। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी का नया कानून नाफिज हो गया है, जिसके बाद अब इंटेलिजेंस इदारों को टेलीफोन कॉल्स टैप करने का इख्तियार हासिल होगा। जजेस, गवाहान और प्रोसिक्यूटर्स को हिफाजती शील्ड्स मुहैया की जाएंगी। नए कानून के तहत दहशतगर्दी के मुकदमात मुल्क में कहीं भी सुने जा सकेंगे। इस नए कानून में और क्या शामिल है और नया कानून दहशतगर्दों तक पहुंचने, मुकदमात निपटाने में किस हद तक मुआविन साबित हो सकता है, इन पर आज हम बात करेंगे। मुल्क के चारों सूबाई दारुल हुकूमतों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे जो कल चारों जगह पे धमाके हुए, उनसे अपडेट लेंगे। इसके साथ ही से पहले कि इन खबरों की तरफ जाए, क्लासेस साहब और काई साहब की कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जी काई साहब। शाजिया, एक तो बड़ी कुछ 65 पेजेस की रिपोर्ट रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट की आई है। यूरोप के जो तकरीबन 42 यानी बाल्कन जो है 14 स्टेट्स और 28 इधर यूरोपियन यूनियन के, और उसमें बड़े चश्मकुशा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम शेयर करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल है और ये ख़ास तौर पर IMF और वर्ल्ड बैंक ऐसी एडवांस्ड इकानमीज़ में लोगों के साथ क्या असर कर रहा है, ये हम फैक्ट शेयर करेंगे। और दूसरी खबर मैं बात करूंगा कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, ये एक मैकेंजी एंड कंपनी जो है, इससे एक कंसल्टेंट फर्म है जो कंसल्टेशन देती है। ये 2025 का जो विजन है हम इनसे खरीदेंगे। ये हमें बताएंगे कि हमने अपने मुल्क का विजन जो है वो क्या होना है। इससे पहले 2010 में ये हमें विजन दे चुके हैं और ज़ाहिर है वो बहुत पैसे दे के हमें विजन देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर तो प्लानिंग कमीशन ने विजन बाहर से ही लेना है तो उसको बंद कर देते हैं, सिर्फ विजन इंपोर्ट कर लेते हैं, लोगों को ले आते हैं। और फिर इसके अलावा मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जो किराए हैं वो 40% कम किए, जिस तरह कल क्लासर साहब बता रहे थे। मगर जो प्राइवेट बस चलाने वाले हैं उन्होंने कहा, जहाँ लोग जा रहे हैं टिकट लेने मुख्तलिफ जगह, इस्लामाबाद से स्टोरी आई है, वो कह रहे हैं ये बसेज नहीं है और वो किराए चार्ज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अगर कल कलां रेलवे भी हमारे पास ना रही तो फिर इससे 40% कम नहीं होंगे किराए, इसमें बढ़ेंगे। इस पर बात करेंगे। सही, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या शेयर करेंगे? जी शाजिया, आज 3 स्टोरीज़ हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो जैसे कल मैंने बताया था, ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं रेलवे के मिनिस्टर, उन्होंने कल एक ब्रीफिंग का यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ था और 100 दिन जो है उनकी ये वजारत को, उसके हवाले से उन्होंने जो इस्लामाबाद के कोई 20 के करीब एंकर्स हैं, टेलीविज़न के मेन जो पर्सनस हैं, उनको बुलाया हुआ था। और जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने बहुत सारा जहाँ पे पैशन, उम्मीद और अपने हार्ड वर्क के बारे में बताया है, और जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो प्रोग्राम में बात करेंगे उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं जो शायद हो सकता है इन द लॉन्ग रन ये पाकिस्तान रेलवे के लिए बेहतर ना हो। उसमें कुछ एक अहम जो खबर मैं अभी आपके साथ ये शेयर करता जो प्रोग्राम में डिटेल के साथ करेंगे कि पाकिस्तान जो है कोरियन से रेलवे इंजन ख़रीद रहा है, जो कोरियन रेलवे ने ख़ुद इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं। अब वो पाकिस्तान को बेच रहे हैं। वो स्क्रैप इंजन पाकिस्तान आएंगे, उनकी मरम्मत होगी, वो यहाँ पर चलेंगे। उसकी क्या कहानी है और कहाँ तक हम उनको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान एक डंपिंग ग्राउंड कैसे बनने वाला है। कुछ दुनिया के ममालिक का जो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट दुनिया में होती जा रही है, हम उसको अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी डिटेल के साथ बताएंगे, उनके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब क्या करना चाहते हैं, कितना कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। इसहाक डार साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के दरमियान कितनी कोऑर्डिनेशन है, हाई IMF के हवाले से नहीं है, वो भी कुछ सवालात उनसे हुए थे। तो वो डिटेल आपके साथ एक शेयर करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम शुगर माफिया की बात करते हैं कि कैसे वो कंट्रोल करते हैं ये पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और यहाँ पे इकॉनमी को और अपने फ़ायदे लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी है, एक बहुत बड़ा इदारा जो किसानों की वेलफेयर के लिए है और सीड्स की प्रमोशन के लिए, उसको भी आप ये PCC जो है, एप्टमा जो है, वो PCC को कैसे कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर जफर अल्ताफ़ हैं, फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं यहाँ पे 3 दफ़ा, उनसे बात करेंगे और कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो दिखाएंगे, साबित करेंगे कि कैसे एप्टमा जो है ये टेक्सटाइल मिल्स ओनर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कैसे कंट्रोल करती है इसको, कैसे अपने मफादात का
प्रोटेक्शन करती है। और तीसरी एक फॉलो अप स्टोरी है जो कल हमने की थी FC के हवाले से, आपको याद होगा कि कैसे उनके लिए जो गाड़ियाँ हैं वो कराची पोर्ट पे पड़ी हुई हैं पिछले 6 साल से, उस पर कुछ FIA ने आके इंक्वायरीज़ की थी, उसकी डिटेल बताएंगे कि वो इंक्वायरीज़ का उनका क्या इंजाम हुआ है। तो ये हैं 3 स्टोरीज़ आपके साथ। ठीक है क्लास साहब, सबसे पहले हम बात करें कि कल चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में धमाके हुए, पेशावर में, कोयटा में, कराची में, लाहौर में। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। लाहौर से उमर जावेद होंगे, कराची से हमारे साथ साद बुखारी होंगे। साद बुखारी, कल जो कराची में धमाका हुआ, पुलिस कहती है कि 3 दहशतगर्द मारे गए, वो बारूदी मवाद नस्ब कर रहे थे कि इज्तिमा के मरकजी गेट पर। तो क्या इत्तलात है, क्या कोई नुकसान हुआ वहाँ पर इसके अलावा? जी, अब तक की जो तहकीकात हैं उसमें जो अब सामने आई है बात वो ये आई है कि इज्तिमा का मरकजी गेट या इज्तिमा गाह उसका टारगेट नहीं था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलें थी जिसमें से एक पर एक दहशतगर्द सवार था और एक मोटरसाइकिल पर 2। जिस मोटरसाइकिल पर एक दहशतगर्द सवार था उसमें बारूदी मवाद नस्ब था और जो एक मोटरसाइकिल पर 2 दहशतगर्द थे वो उस मकाम पर रोक के उस दहशतगर्द को अहकामात जारी कर रहे थे और बता रहे थे कि ये मोटरसाइकिल कहाँ ले जानी है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि किसी हसास मकाम पर ले जाकर इस मोटरसाइकिल को धमाके से उड़ाना था। लिहाजा इब्तदाई रिपोर्ट में ये वाज़ेह हो गया है कि इज्तिमा गाह उसका निशाना नहीं थी। काफी करीब से धमाका हुआ, लिहाजा तीनों दहशतगर्द ही मुकम्मल तौर पर इनकी बॉडी तबाह हो गई थी। जो शनाख्ती कार्ड मिले हैं उसके मुताबिक सैफुल्लाह के नाम से एक की शनाख्त हुई है और दूसरे की असमतुल्लाह और रफीकुल्लाह के नाम से शनाख्त हुई है, जिन पे पते एक पे लियारी का पता है और एक पे बलूचिस्तान का इलाका किला सैफुल्लाह है। 4 से 5 किलो बारूदी मवाद था। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। साथ ये बताइएगा कि पुलिस कहती है कि हलाक होने वाले जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक कलदम तंजीम से था। कलदम तंजीम के अरकान थे वो? जी बिल्कुल, ये बता दिया गया है कि उनका ताल्लुक कलदम तंजीम से था। वो कलदम तंजीम जो शहर के तकरीबन 4 कोनों पर मौजूद है। मंगो पीर में काफी ज्यादा असर रसूख है। सुराब गोट के इलाके में कबायली इलाकों से आने वाले अफराद हैं जो यहाँ पे कलदम तंजीम के रहते हैं, इनका भी ताल्लुक वहीं था। अब जो पता आ रहा है वो काफी ज्यादा कुछ है। इसमें एक में लियारी का एड्रेस है और एक बलूचिस्तान का इलाका किला सैफुल्लाह। लेकिन मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात हो रही हैं, मिस हैंडलिंग का नतीजा है और ये वाज़ेह हो गया है कि इज्तिमा गाह उसका निशाना नहीं थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साद बुखारी आपका। कोयटा चलते हैं। कल कोयटा के लियाकत बाजार में धमाका हुआ जब लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ थे। वहाँ बच्चे समेत 7 अफराद मौके पर ही जाँ बाक हो गए। हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फरीद, क्या हालात है इस वक्त वहाँ पर? जी, इस वक्त अगर शहर के हालात देखिए, खौफ की हालात है क्योंकि ईद के दिन है, लोग खरीदारी के लिए बाहर आते हैं खरीदारी की। लेकिन कल जो लियाकत बाजार में जो धमाका हुआ, ये जो कोयटा शहर का मेन थाना है, सिटी थाना, इसके बिल्कुल करीबी वाक़ हुआ है और कहा यही जा रहा है कि धमाके का जो हदफ था वो सिटी पुलिस थाना ही था। लेकिन इस धमाके में जो है जो जांबाक हुए हैं 7 अफराद, उनमें एक पुलिस कांस्टेबल है और एक छोटा बच्चा है जो करीब ही चाबियां वगैरह बनाता था, जो तालों वगैरह की, वो भी इसमें जुलस कर जांबाक हुआ है। बाकी आम लोग इस तरह जख्मी होने वाले। फरीद, ये बताएं, ये डिटेल तो हमारे पास जो बेचारे विक्टिम हुए, ये बताएं कि इतने मुसलसल एक मुतवातर से यहाँ पे कोयटा हिट हो रहा है, तो क्या लोगों ने इसको एक नॉर्मल सी समझ लिया है? अब क्या कैसे लोग रिएक्ट करते हैं? ये जरा हमें लोगों का हाल बताइए, नफसियाती तौर पर वो कैसे मजरू हो रहे हैं? जी, जो धमाके हुए बिल्कुल साइकिल में नस्ब किया गया था। अगर हम कोयटा शहर की बात करें, पिछले 2-3 महीनों में जितने भी कोयटा में धमाके हुए तमाम इस साइकिल में नस्ब किए गए, धमाका खेज मवाद से किए गए। इस वजह से लोगों में जो एक मुतवातर जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो फिजा है वो कायम है। इसके बावजूद कि शहर के हर कोने में पुलिस मौजूद है, FC भी लोग अब गुरेज करते हैं, बाजारों में जाने से ज्यादा कोशिश करते हैं बाहर ना निकलें, इस तरह की जिंदगी है वहाँ। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। लोगों को कोशिश होती है कम से कम बाजार लेके, मजबूरी है, ईद के दिन है, लाजमी उन्हें निकलना पड़ता है खरीदारी के लिए। बच्चों की खरीदारी होती है, बच्चे जो है वालिदैन मजबूर करते हैं चले, वालिदैन नहीं चाहते लेकिन बच्चों की ख्वाहिश पर जरूर बाहर निकलते हैं। और इन चीजें रोकथाम के लिए भी पुलिस इंतजामिया ने बड़े खातिर ख्वाह इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं शहर में मामूल का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे ब्रेक ले लिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएगी तो पेशावर और लाहौर में भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदों से, वहाँ पर भी कल धमाके हुए, इस बारे में अपडेट्स भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर से उमर जावेद हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उमर, 6 जुलाई को भी यहाँ पर इसी नौयत का धमाका हुआ था, क्या ये उसी धमाकों की एक कड़ी है, उसी दहशतगर्दी की एक कड़ी है? क्या कोई खास टारगेट था कल यहाँ पर?
अच्छा शाजिया, गुज़िश्ता रोज जो धमाका हुआ डेफिनेटली उसकी जो इंटेंसिटी थी और जो उसका अंदाज था धमाका करने का दहशतगर्दों का, वो बिल्कुल सेम था जो जुलाई में धमाका हुआ। उसके अंदर जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ था वो C4 था, जिसको प्लास्टिक एक्सप्लोसिव कहते हैं, और ये बिल्डिंग्स गिराने और लैंड माइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी ना बदबू होती है और ना ही इसका जो एक धमाके के बाद बादल उठता है वो उठता है। तो कल भी दहशतगर्दों ने इसी किस्म का मवाद इस्तेमाल किया, और हैरानगी की बात यह है कि लाहौर पुलिस जो थी, जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो ये बात बताने से कासिर थी कि ये धमाका जो है वो किस नौइयत का है, क्या चीज इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में इसके सैंपल्स तो भेज दिए गए हैं, लेकिन जो हसास इदारे हैं, जो हमारे बावसूख रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इसके अंदर C4 ही इस्तेमाल हुआ है, जो कि इंतहाई इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। धमाका होने के बाद जो इसकी शिद्दत होती है उससे लोग जो मुतासिर होते हैं। अच्छा उमर, ये बताएं, बाकी तो ये डिटेल्स हमने सुनी, ये बताएं कुछ पता चला कि सेकंड टाइम हिट हुई है यही जगह, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर से बात हुई आपकी? काजी साहब, DIG ऑपरेशन राय ताहिर जो कहते हैं वो बताते हैं कि इसके अंदर 3 मकासद हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी अभी तक क्लियर नहीं, क्योंकि जो पिछला धमाका हुआ था उसका भी कोई मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और तफ्तीश के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं है। कल DIG ऑपरेशन से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि इसके अंदर 3 मकासद हो सकते हैं। एक मकसद ये है कि या तो ये टेरराइज कर रहे हैं और लोगों को खौफजदा करने की कोशिश है। दूसरा ये क्योंकि इसके साथ ही इस जगह जहाँ पे धमाका और उसके साथ लाहौर का बहुत बड़ा रेड जोन एरिया है, जिसके अंदर IG ऑफिस आता है, और IG ऑफिस की सिक्योरिटी को सबोताज करने के लिए ये किया जा सकता है। तीसरा वो कहते हैं कि हो सकता है कि जिस तरह एक गुलबर्ग के अंदर कुछ दिन पहले एक धमाका हुआ था, जिसके अंदर गैस का एक प्रेशर जो था वो बना और उसके बाद वो धमाका और पूरी बिल्डिंग जो थी वो कोलैप्स कर गई थी। तो तीसरी चीज ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर टेररिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ खौफ और हरास पैदा करने के लिए इसके अंदर लोगों को या किसी मखसूस शख्स को टारगेट नहीं बनाया जा रहा है। ये DIG ऑपरेशन का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद आपका। इसी तरह पेशावर में भी पोलियो टीम की हिफाजत पर जो मामूल एहलकार थे उन पर धमाका हुआ, 3 लेवीज एहलकार इस पर जख्मी हुए। क्लासर साहब, एक ही दिन में 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में इस तरह धमाके होना, उधर से तालिबान इसे इजहार ला ताल्लुकी जाहिर करते हैं, तो फिर कौन से नाजिर है कोई जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहा है? कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में इस तरह अमन नहीं देखना चाहते, इस तरह डिस्टेबलाइज करते हैं, इस तरह हर जगह धमाके करके? मेरा ख्याल इसका जवाब आपको याद होगा, जब मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे लंदन में थे, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया था, और जहाँ पे आप कह सकते डजन्स ऑफ लोग मारे गए थे, उन्होंने कहा ये देखें तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। सो यहाँ तक हम बड़े खुश हैं कि तालिबान ने ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आपने वही बात आपने भी की कि तालिबान ने नहीं की, तो बस उसके बाद कौन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? एक तो जैसे हम दुनिया के सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मुल्क बन चुके हैं, किसी बात में हमारे पास ना कोई एफिशिएंसी रही है, ना हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आता है, ना हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। जिसका जहाँ जी चाहता है वो धमाके कर लेता है, और हम फिर उसके बाद ढूंढना शुरू कर देते हैं कि बैरूनी अनासर कौन से। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ शाजिया, मेरे बहुत सारे कुलीग्स के मैं यहाँ पे सुनता रहता हूँ, जब किसी इंटीरियर मिनिस्टर के सामने बड़े मुद्दे होकर खड़े होते हैं, उनकी बातें उनके भाषण सुन रहे होते हैं, चाहे रहमान मलिक साहब थे या अब मौजूदा जो हमारे वजीर दाखिला हैं, ये पहले से उनको लुकमा देते हैं, सर इन धमाकों में कोई बैरूनी हाथ तो मुलविस नहीं है। ये सवाल होता है बाकायदा, ताकि उसको एक उनको लीड दी जा रही होती है कि आप इस लाइन पे चलें कि ये तो कोई ऊपर से कोई चीज़ है, ये कोई आसमान से कोई चीज़ गिरी है, कोई आसमान से उतरे थे, ये मार्स से आए थे, ये किसी ऊपर की चीज़ ढूंढना या बैरूनी कुव्वतें ढूंढना का काम नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बैरूनी कुव्वतें हैं भी सही, तो ये आप और मैंने तो नहीं ढूंढनी बैठ के, ना काजी सही साहब ने बैठ के हमने कोई गैंग बनाना है और जाके बैरूनी कुव्वतों को हमने ढूंढना है कि ये कौन है, कहाँ से हैं। ये जो अरबों रुपए के इनको फंड्स मिलते हैं जिनका ऑडिट भी नहीं होता, तो वो एजेंसीज हमारी क्या कर रही है? उनका काम नहीं है कि वो हमें ढूंढ के दें ये बैरूनी अनासर कौन है, और इनका जरा नाम तो हमें ले दें और कोई सबूत। अच्छा, ये कहते हैं हम सबूत शेयर करते हैं जी दुनिया के साथ। ये सेक्रेटरी खारजा साहब थे, वो उन्होंने पिछले दिनों कहा जी जहाँ पे हमने शेयर करने थे हमने शेयर कर दिए हैं। हमें कहते हैं बैरूनी अनासर हैं, भाई आप कौम के साथ भी शेयर कर दें, कुछ मीडिया को भी दिखा दें, बुला के एक ब्रीफिंग इन कैमरा दे दें कि ये जनाब बैरूनी अनासर हैं जो पाकिस्तान में धमाके करवाते हैं, इनके हमने वो दे दिए। जब आपके पास सबूत आ गए हैं तो मुझे ये बताएं काउंटर करने में क्या प्रॉब्लम है? फिर आपको ये पता है कि कौन बंदे हैं, कहाँ से दाखिल हुए हैं, कौन कौन सी जगह पे बैठ के उन्होंने प्लान किया है, क्या चीज़ें की हैं, कैसे एग्जीक्यूशन की, कि फेयर इनफ आप बड़े काबिल हैं, बड़े आप इंतहाई कम्पिटेंट हैं, आपको सब कुछ पता चल गया है, तो भाई साहब हमें ये बता दें, आप उनको काउंटर क्यों नहीं करते? आपको पहले से क्यों नहीं पता चलता? और दुनिया भर में जो इंटेलिजेंस होती है वो ये नहीं होती धमाका हो गया उसके बाद जाए हाँ जी, और ब्रेकिंग स्टोरी चलती है बाकायदा, और पुलिस वाले बड़े सीरियसनेस से हमें बताते हैं कि टेलीफोन की सिम मिल गया, इसका सर मिल गया, इसका धड़ मिल गया है। हम नादरा से कंफर्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कायद साहब, इंसदाद दहशतगर्दी का तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ, भी मैंने अपने इंट्रो में भी खबर बताई कि नया कानून जो है वो पास हुआ है।
इंटेलिजेंस इदारों को अब टेलीफोन कॉल्स टेप करने का जो है वो इख्तियार होगा, वो इस दहशत गर्दों का जो चला रहा है वो 30 रोज में आप पेश करने के जो है वो पाबंद होंगे, जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी, मुल्क में किसी भी जगह पर दहशत गर्दी के जो समात है मुकदमात है वो सुने जा सकेंगे। बात सुने, हम एक टेररिस्ट को सजा देते हुए डरते हैं। हाँ। देखिए कानून बड़ा अहम है, बनाएं, बड़ी अच्छी बात है, बनाते रहें कानून, आपका काम भी तो यही है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ कानून बन जाने से तो कुछ नहीं होता ना। हाँ। कि यहाँ पे एक आदमी एक टेररिज्म का एक्ट हमारे सामने करता है और बाद में अभी कल हमने सूफी मोहम्मद साहब को छोड़ा है, जो हमारे सामने टीवी पे नेशनल हुकअप पे जो वायलेशन कर रहे थे, आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हो, कायद-ए-आज़म के बारे में अगर कोई हर्जा सराई करे तो उसकी मुल्क के बारे में तो उसकी सजा है आईन पाकिस्तान में, वो तो हम दे नहीं सकते। बात यह है कि आपके अंदर जिस वक्त तक ताकत नहीं होगी, और अभी हमने यहाँ स्टोरी की थी जिसका मैं जिक्र भी करता रहता हूँ, राफिया ज़िक्रिया की स्टोरी जब हमने की थी कि जब आपका निज़ाम इस तरह हो कि रियासत तो वीकेंड हो जाए, हमारा असल काम हो कि प्राइवेटाइजेशन कैसे करनी है, दिहाड़ी कैसे लगनी है भाई, ये फिर आपकी ये जो काम है वो हो नहीं पाते। आपकी जुडिशरी में ताकत इतनी होनी चाहिए कि वो सजा दे सके, चाहे वो लोअर हो या हायर हो, और हायर जुडिशरी हमें अपने मसल उसने दिखाए भी हैं और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। मगर बात यह है कि सिर्फ कानून बना देने से, कभी औरतों का कानून बना हैरेसमेंट का, बंद होगी हैरेसमेंट नहीं, फिर तो इसका मतलब यह है कि लॉ मेकिंग इसके पीछे मत छुपे, सिर्फ बनाए ला, हम कब रोक रहे हैं, हम तो कहते हैं सवेरे ठीक कर दें। हाँ। लेकिन मसला ये है कि आप अपने स्ट्रक्चर्स देखें, अभी 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 और भी आपको ये होमलैंड सिक्योरिटी बनाई ना, मैं कल मुझे दुआ करें फिगर सही याद रह जाए, 500 या 400 अरब डॉलर या 850 अरब डॉलर, 850 अरब डॉलर की दिहाड़ी लगी है वहां पे जो उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी बनाई थी अपनी। तो ये मतलब है कि यहाँ पे जो है ना ये एक अब ये दुनिया में तसर पुख्ता होता चला जा रहा है, और खास तौर पर बैन अवी तौर पे कि एक तसर क्रिएट किया जाता है कि यहाँ बड़ा कोई ग्लोब पे सिक्योरिटी का इशू है, बड़ा है, और ताकि इशूज असल जो हैं वो दाएं बाएं होते रहें। तो इस चकमे में हमें तो साहब, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म ये कहे, आपने भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान पढ़ा होगा, कराची में हालात ऐसे है कि जजेस भी फैसला करने से डरते हैं, तो जहाँ जजेस भी फैसला करने से डरे तो आप इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकते हैं? या मैं एक सवाल ऐड कर दूं, कोई ऐसा कानून बन सकता है क्लासरा साहब के इनके दिलों से डर निकल जाए? ये साहब अभी आपने बात की ना, जो शाहजे ने भी की कि आज कानून बन रहा है कि जी कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ईमेल्स को आप वो कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपका क्या ख्याल है? पहले ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ये बगिंग नहीं हो रही, पहले ये फर्क था कि आपको मुझे बताते नहीं थे, ये गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे, अब उनको कानूनी शक्ल दे दी गई है। ये काम इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अंदाजा करें 9/11 के बाद इस खित्ते में या वट एवर जो भी थी, या दुनिया भर में दहशत गर्दी का यहाँ पे रजीम आया, जिन जिन ममालिक में खतरात थे कि दहशत गर्दी हो सकती है, उन्होंने एक आध साल में 6 महीनों के अंदर अंदर वो तमाम लाज बना लिए जो बनने चाहिए थे। ये आज 10 साल बाद, 12 साल बाद अब हम सोच रहे हैं, अब ये कवानीन पास हो रहे हैं कि जनाब कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक जो क्राइम जो है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। हम दुनिया से कितने पीछे हैं, आप हमारे फ्यूचरिस्टिक उसकी दाद तो दें कि 12 साल बाद हमें ख्याल आ रहा है कि अच्छा ये काम भी हो सकते हैं, हमें ये भी करने चाहिए, और अभी उसका मुसव्वदे पे दस्तखत हो रहे हैं। एक चीज़, और दूसरी बात यह है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं, इनको एक ही काम आता है, आज इनको बता दें नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी है, आपने पार्टियों में तोड़फोड़ करनी है, आपने नए लीडर बनाने हैं, किसी को करप्ट करना है, किसी को पैसे देने हैं, आपने किसी मुल्क के फ्यूचर वजीर आजम में आपने पैसे बांटने हैं, आपने यहाँ पे नए अलायंसेस खड़े करने हैं, ये बहुत वेरी गुड, आपको दिन रातों रात यहाँ पे ये सारे काम। मैं माफी चाहता हूँ, एक बात याद कराना चाहता हूँ, मुझे भूल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले एक टेस्टिमनी हुई जिसमें हमारे सिक्योरिटी के थे डीआईजी, और सब ने कहा जी हम उनको सजा देते हुए डरते हैं। तो फिर क्या, मैं पहले जिस तरह कह रहा था, कोई कानून बना दिया जाए कि आज के बाद खिलाफ कानून होगा किसी से डरना और जो है और टेररिस्ट से डरना, ये हमारी कायमा कमेटी में कह के गए हैं कि ये तो छूट जाते हैं और बाद में हमें पकड़ लेते हैं। नहीं काजी साहब, अब आप उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखें जिस पे हमारे ऊपर तनकीद होती है, जब हम बात करते हैं कि आपको जहां पे इंसर्जेंसी हो रही होती है, जहां पे रिट ऑफ द स्टेट नहीं मानी जा रही होती, वहां पे आपको कुछ पावरफुल, कुछ खतरनाक किस्म के काम करने पड़ते हैं जो रियासत करने के काबिल नहीं रहेगी। जब आप अल्लाह रसूल के वास्ते देंगे, जिनसे आपने लड़ना है, आप खुद तो लड़ नहीं सकते, रियासत लड़ नहीं सकती, वजीर आजम साहब लड़ नहीं सकते, उनकी फोर्सेस कहती हैं कि नहीं जी आप जाए बातचीत करें, फिर आप जजेस से तवक्को रख के बैठे कि जो काम रियासत नहीं कर सकती, जो हमारी फोर्सेस नहीं कर सकती, इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं करती, आप कहते हैं एक जज अकेला बैठ के कर ले, जिसकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, उसके जानने वाले भी हैं, जो टारगेट भी हो सकता है, एक्सपोज भी है, जो उनको सुन भी रहा है, उनसे तो हम तवक्को कर रहे हैं कि जज साहब क्यों खौफजदा है? नवाज शरीफ साहब ये खौफजदा नहीं है? ये जो उनके साथ ये डलाक की बात कर रहे हैं, करें भी जरूर करें जी, हम आपके साथ हैं हजूर। 1.5 महीने हो गए, डलाक के क्या नतीजा निकला है अभी तक किसी को पता ही नहीं है। हकीमुल्लाह मसूद का आपने बयान बीबीसी पे सुन लिया है,
उन्होंने कह दिया जी कि हमारे साथ किसी ने बात ही नहीं की, मीडिया के जरिए आप बयानात एक्सचेंज कर रहे हैं। जब रियासत खुद उनके पैरों में पड़ी हुई है काजी साहब, जब उनके मिन्नत हो रही है, तरले हो रही है, उलमा साहब ने बकायदा बयान जारी किया है कि अल्लाह रसूल के वास्ते दे रहे हैं, तो जायज से क्या तवक्को करते हैं और क्यों आप तवक्को करके बैठते हैं कि वो बैठ के आपको इंसाफ लेके दे, वो इनको फांसी पर लटकाना शुरू कर दे। सर रियासत से शुरू होता है। अगर आप उसके देखें, नैरोबी में हुआ, यहाँ पे अभी उन्होंने टेररिस्ट अटैक्स किए, आपने नैरोबी के सदर की जरा आपने गुफ्तगू सुनी है? उसको जरा उठा के किसी वक्त हम चैनल पे लेके आते हैं। ये चीजें हमारे लिए ये रोल मॉडल नहीं है ना। ये नैरोबी या उनका कीनिया जो है छोटा सा मुल्क है हमारे मुकाबले में, उनके सदर की जरा गुफ्तगू तो सुने जो उन्होंने टेररिज्म के हवाले से की है। अपने भी वजीर आजम को उठा के देख लें ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। और नैरोबी का उनके जो है उनके कीनिया का सदर है, उसने जब उनके ये शॉपिंग प्लाजा पे अटैक हुआ है उसके बाद उसकी क्या उसकी गुफ्तगू है। साहब आपको ये भी तो पता है ना, लिबिया का प्राइम मिनिस्टर उसे उठा के ले गए हैं, अगवा हो गए वहां पे। अच्छा काश साहब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसको फिर हम कंस्पिरेसी थ्योरीज में चले जाएंगे। ये सारे काम मुस्लिम दुनिया में हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप देख लें कि वजीर आजम अगवा भी मुसलमान मुल्क में हो रहा है। नैरोबी में जो अभी दहशतगर्दी हुई है, बच्चे औरतें मारे गए हैं, और अगेन एक मुसलमान मुल्क है, जैसा तैसा भी है। हमारे यहाँ कल यहाँ पे 4 जो कैपिटल है, चारों में यहाँ पे धमाके हुए हैं। इसके बाद आप अपनी हालत हमारे जो मुसलमानों के उस पर भी गौर करने की जरूरत है। जो हर वक्त हम कहते रहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही होंगी, मान लेते हैं बड़े मजलूम है सारे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस है कि नहीं है, हमारी कमिटमेंट है कि नहीं है। हमने कंप्रोमाइज कर दिया जान पिल्जर का कल मैं कॉलम पढ़ रहा था गार्जियन में, तो उसने लॉर्ड कर्जन जो हमारे हुक्मरान थे, वासराय थे, 1898 तक रहे, उनको कोट किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये जितने मुल्क हैं, ये मगरब की तरफ से कह रहे थे, वो एक चेस बोर्ड पे पड़े हुए पान्स हैं, मोरे हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जो है अपने मकासद के लिए। अफ्रीका हो तो वहां के मादनियात को ताराज करना है, यहाँ अगर बलोचिस्तान है तो उसकी मादनियात अजाब बन के रह गई हैं वहां के बाशिंदों के लिए। वी कैन नॉट रूल इट आउट। लेकिन हम देखेंगे अपने हुक्मरानों की तरफ, इन्हें कहेंगे आप मजबूत हों, रियासत को मजबूत करके कला को। काजी साहब आपने भी तारीख पढ़ी हुई है, मेरा ख्याल हमारे व्यूअर्स में हमसे ज्यादा पढ़ी होगी। ये दुनिया की कौन से उसमें पीरियड में ये इस तरह के ये हमले नहीं होते थे? मुझे कभी आप बता दें कौन से खित्ते पे हमलावर नहीं होते रहे लोग। उसके तरीके बदल गए, उसके टूल्स बदल रहे हैं। आप उठा के तो देखें, यहाँ पे इसी तरीके से ही मुल्कों पे हमले होते रहे, इसी तरीके से सिविलाइजेशन पे कब्जे होते रहे, कॉलोनियलिज्म होता रहा है। ये दुनिया भर में काम होते रहे, कोई नई चीज नहीं है। अगर आज के मॉडर्न तरीके थोड़े से बदल गए, टेररिज्म का स्टाइल बदल गया, लेकिन आज आपका मेरा इत्तेफाक हो गया कि इन्हें कहते हैं कि हमें इस कब्जे से निजात दिलाएं। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन काजी साहब यहाँ पे शेर शाह सूरी जैसे लोग भी तो रहे हैं जिन्होंने मुगलों को यहाँ से मुगल पूरी दुनिया को तराज कर रहे थे कि मंगोलों की एक उनकी एक रिफाइंड शेप थी। शेर शाह सूरी जैसे बंदे भी तो रहे हैं जिन्होंने 5 सालों में पूरे का पूरा मुगलों को भी भगाया। देखते ही दहशतगर्दी पर काबू पाने में किस हद तक मदद मिले। बकौल आपके ये कानून तो पहले भी मौजूद है, इख्तियार इन्हें पहले भी है, पहले छुप कर करते थे, पहले बताते नहीं थे, अब बताकर करेंगे। देखते हैं कि इस पर इसके बाद किस हद तक काबू पाया जाता है। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। क्लास साहब, एप्टमा किसानों के लिए कायम पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी जो है एप्टमा के कंट्रोल में है, ये किसानों के मफाद के लिए अपने फायदे के लिए बनाई है? ये अपने फायदे के लिए ज़्यादा ये बेसिकली बता दूं, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी जो है इसके 2-3 काम थे। एक तो किसानों के लिए स्टेप्स लेने थे, वेलफेयर करनी थी, और तमाम 4 सूबों से इनके मेम्बरान बनाए गए हैं जिनका काम ये था कि नई सीड की वैरायटीज़ जो आती हैं उनको प्रमोट किया जाए और किसानों को मैक्सिमम जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको पहुँचाए जाएँ। 2 अक्टूबर को यहाँ पर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई जिसको प्रिजाइड ओवर के इसहाक डार साहब ने किया। अगरचे इसमें कुछ अच्छे फैसले इसहाक डार साहब ने किए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट पेश की गई वो बड़ी अलार्मिंग है। उसमें एप्टमा के रोल को हाईलाइट किया गया है कि कैसे एप्टमा जो है वो पीसीसी का जो इदारा है किसानों के लिए बनाया गया, वो टाइट कंट्रोल कर लिया ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। कल हमने बात की थी शुगर माफिया जो है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है किसानों को, उनके पैसे नहीं दे रहा, कम पैसे दे रहा है, दबा के बैठा हुआ है। उसके बाद हुकूमतों को ब्लैकमेल करके उन पर दबाव डाल के वो सब्सिडी लेते हैं इन द नेम ऑफ ग्रोअर्स के। हम उनके पैसे उस वक्त देंगे जब आप हमें वो देंगे, यहाँ पर सब्सिडाइज करके हमसे शुगर खरीदेंगे या एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि टेक्सटाइल मिल्स ओनर जो हैं जो कॉटन खरीदते हैं उनका रोल क्या है। उसमें ये बताया गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास जो मेरा ख्याल हम स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं ताकि किसी को डाउट ना रहे। उसमें यह बताया गया ये जो पीसीसी है इसके यहाँ पे 25 मेंबर्स हैं, उन 25 मेंबर्स में से एक भी बलोचिस्तान और यहाँ पे केपीके से मेंबर नहीं है।
تمام کے تمام جو ہیں وہ ہمارے شہروں سے ہیں, 2 صوبوں سے ہیں, زیادہ تر جو ہیں پنجاب سے ہیں یا سندھ سے ہیں, اور یا پھر وہاں پہ اس کے ایپٹما کے ممبر ہیں, جو وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ دی ہوئی ہے ایپٹما کے پاس جاتی ہے, ایپٹما چیئرمین اس کے ممبر ہیں, اور ایک لمبی لسٹ ہے. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز بتائی گئی, یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اس کے ایک شہزاد علی خان صاحب تھے, یہ ایپٹما نے ان کو نامینیٹ کیا کہ یہ ہماری طرف سے بھی آپ کے ممبر ہوں گے. وہ نان ٹیکنیکل آدمی, اس کے لیے ٹیکنیکل آدمی چاہیے تھا جس کو ریسرچ کا پتہ ہو, سائنس کا پتہ ہو, ان چیزوں کا پتہ ہو. اور پلس یہ پتہ چلا کہ شہزاد علی خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں 2013 کا. اس پہ وزارت جو تھی ایگریکلچر کی, جو ایکس وزارت تھی, اب اس کو ضم کر دیا کسی اور منسٹری میں. انہوں نے کہا حضور آپ کیسے یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ کو ہٹایا جا رہا ہے. انہوں نے وہاں سے جو وزیر صاحب تھے جو اچھا کام کیا, انہوں نے ان کو شہزاد علی خان صاحب کو ہٹا دیا وہاں سے. اس پہ ایپٹما ان سے لڑ پڑی باقاعدہ کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی ہے کہ شہزاد علی خان صاحب الیکشن لڑے ہیں, وہ جو کچھ کریں, آپ کون ہوتے ہیں ان کو ہٹانے والے. انہوں نے کہا جی یہ اس کو پولیٹیسائز ادارہ ہم نہیں بنانا چاہتے, یہ کسانوں کی ویلفیئر کے لیے, ہمیں ٹیکنیکل ریسرچ کے لیے بندہ چاہیے. اس پہ ان سے کہا گیا کہ دوبارہ نام دیں. انہوں نے یہ پھر شہزاد علی خان صاحب کا نام دے دیا کہ نہیں ہمارے ممبر یہی ہو گئے. یہ وہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ کیسے اس 2 اکتوبر کی میٹنگ میں جو اچھے 2-3 فیصلے کیے اسحاق ڈار صاحب نے, جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو تعداد ممبروں کی 25 سے 15 کر دی جائے, اور پلس کے پی کے اور بلوچستان سے ممبر لیے جائیں. اور تیسرا انہوں نے کہا جی ایپٹما کا جو آپ نے نیب صدارت دی ہوئی ہے وہ ان سے واپس لے لیجئے, اور اس کو ایڈورٹائز کریں, اس کے لیے کنسرنڈ بندہ لے کے ہیں. یہ وہ حالات ہیں تھوڑے سے کہ کیسے جو پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہے جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے باقاعدہ گروورز کے ساتھ. باڈی ہے جو حکومت کی باڈی ہے. کلاسر صاحب یہ زرعی ماہر بھی ہیں, سابق بیوروکریٹ اور دانشور بھی ہیں, ظفر الطاف صاحب, تو ان سے بھی کچھ انہیں شامل کر لیں گفتگو میں. جی پلیز سر, پلیز کہا صاحب. جی ظفر الطاف صاحب سن رہے ہیں آپ ہمیں؟ ہاں ہم سن رہے ہیں. آپ نے بڑا کام کیا اور آپ نے جدوجہد بھی کی, ساری کہانیاں میں ملتی رہتی ہیں. یہ بتائیے یہ جو ابھی کلاسر صاحب بات کر رہے ہیں اس میں یہ کیا یہ جو زرعی شعبے کے پیسے ہیں اور یہ جو ایپٹما ہے اس کا رول کیا ہے, ذرا وضاحت کریں گے آپ قریب کلوز کوارٹر سے؟ ایپٹما کا رول تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے. اچھا, یہ شہزاد کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور یہ جسٹس چھوٹو رام کی کوٹھی میں رہتے ہیں لاہور. جسٹس چھوٹو رام وہ آدمی تھے جنہوں نے مسلمان کاشتکاروں کو بنیوں سے بچایا تھا. 46 میں گولڈن لاز بنائے تھے. تو ایک تو ان کی لیگیسی بڑی اچھی ہونی چاہیے, لیکن میں حیران ہوں کیونکہ ایگریکلچر میں زراعت میں 53 ویریبلز ہیں جس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے, اور کپاس میں زیادہ ہیں, تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ہیلو جی سن رہے ہیں آپ, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ پی سی سی کا جو ہیڈ آفس تھا کراچی میں, مائی کلاچی کا, ایک اور ملک کو شوکت عزیز صاحب نے پکڑا دیا, وہ وہاں سے بند کر دیا. وہاں پہ کاٹن سٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ بھی تھی, وہ بھی بند کر دی. اب وہاں سے آپ ملتان آ جائیں, ملتان میں انہوں نے جو ادارے کا سربراہ تھا اس کو ہٹا دیا, اور اس کی جگہ ایک نان پرفارمنگ بندہ لگا دیا جو کہ شروع ہوا تھا ایز ڈیلی پیڈ لیبرر. تو گزارش یہ ہے کہ نہ یہ ٹھیک چل رہے ہیں, نہ ایپٹما ٹھیک چلے گی. ایپٹما چاہتی ہے جو پروڈیوس ہو وہ ہمیں دے دیں. اب جو بات کلاسرا نے کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ شمالی بلوچستان اور کے پی کے میں اب کپاس کا یہ ایریا ہے. رحیم یار خان اور ملتان نہیں رہا اس کا ایریا. یہاں پہ ہم نے 3-4 ریسرچ اسٹیشن پرائیویٹ سیکٹر میں بنائے ہیں. ایک سوابی میں ہے جہاں پہ ملتان کے پھول کا وزن آتا ہے 2.25 گرام, یہاں پہ سوابی میں 8 گرام آتا ہے. یہاں پہ 120 من لے رہا ہے وہ زراعتی, اور یہااں پہ 23 سے 26 من لے رہا ہے. تو ان کے اپنے فائدے میں ہے کہ یہ بات جائے کاشتکار کے پاس, جس کو سمجھ ہو. آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی پلیز ڈاکٹر صاحب. جی اوور ٹو یو. آپ 3 دفعہ فیڈرل سیکرٹریز رہے ہیں, آپ جناب مشرف صاحب کے دور میں بھی رہے ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں رہے ہیں, نواز شریف صاحب کے دور میں رہے ہیں. آپ کی ہمیشہ لڑائی رہی ہے, ایپٹما سے بھی رہی ہے اور شوگر ملز اونر سے بھی رہی ہے. کئی دفعہ آپ کو او ایس ڈی بنانے کی وجہ بھی یہ پاورفل گروپس ہے. آپ کا کیا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے کہ کیا یہ پرو گروورز ہیں, یہ دونوں جو بہت بڑے ادارے ہیں, شوگر ملز والے ہوں یا ایپٹما ہوں, یا ایک طرح کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے کسانوں کو ہمیشہ آ کے مینوور کیا ہے, مینج کیا ہے, ان کی جو روزی روٹی جو تھی ان کو 5 روپے دے کے خود انہوں نے بلینز آف روپیز کمائے ہیں. کوئی اس پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بتائیں کہ کیسے اس ملک میں کسانوں کو لوٹا گیا ہے؟ کلاس صاحب اس کا جواب لیتے ہیں. کلاس صاحب مجھے بریک لے لیے. ڈاکٹر ظفر الطاف ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. ناظرین بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, क्लास हमने सवाल पूछा था आपके एक्सपीरियंस के हवाले से, इदारों के हवाले से, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़राअत में 8-9 माफिया हैं इस किस्म के। ये सिर्फ शुगर केन और एप्टमा नहीं है, और भी हैं, खुरदनी तेल के भी हैं, और भी हैं, पोल्ट्री के भी हैं। गुजारिश ये है कि ये सब सेल्फिश, और इनके लिए मईशत का जो धमाका करना होता है वो बड़ा आसान होता है, किसी को पता भी नहीं चलता। आप लोग पहले हैं जो कि इसको आइडेंटिफाई करके इसकी निशानदही कर रहे हैं। ये मईशत का धमाका जो है ये स्लो कैंसर है, इसी की वजह से बड़े धमाके आजकल आप सुन रहे हैं चारों सूबों में हो रहे हैं। गुजारिश ये है कि स्लो डेथ आप करते रहेंगे तो ऐसा ही होगा। अब जो नया इलाका तयन हुआ है कपास के लिए वो केपी की है और बलूचिस्तान है, शुमाली बलूचिस्तान है, और इनकी कपास की क्वालिटी भी बेहतर है और इसकी पैदावारी हदफ बहुत ज्यादा है। कहाँ पे ये 26 मन ले रहे थे, कहाँ पे शवाबी में जो है वो 120 मन ले रहा है एकड़ का। सही, मतलब है कोई मुकाबला ही नहीं है। उससे कपास के लिए इनके फायदे होंगे, टेक्सटाइल मिल को ही फायदे होंगे, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़र अल्ताफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका जी कैसा? शाजिया, मैं जल्दी से स्टोरी एक शेयर करता हूँ आपके साथ। ये जो हमारे पास रिपोर्ट, बल्कि मैं 2 रैप अप कर दूंगा इसी में। एक रिपोर्ट जो क्लासा साहब कल मैं देख रहा था, इसकी रेड क्रेसेंट की और रेड क्रॉस की रिपोर्ट आई है और ये 68 पेजेस पे है। मैं सिर्फ कुछ फिगर शेयर करता हूँ कि ये जो आपके जो आलमी इदारे हैं इन्होंने क्या किया यूरोप के साथ। एक तो रेड क्रेसेंट ये कहता है कि 2 से 3 गुना खतरा बढ़ गया है यूरोप में किसी सोशल अनरेस्ट होने का, और 120 मिलियन लोग यानी 12 करोड़ लोग जो है गुर्बत से नीचे जा गिरे हैं। और रेड क्रेसेंट ये कहता है कि यूरोप में अब 75% लोग बढ़ गए हैं जो हमसे खुराक खैरात के तौर पर लेते हैं। और फिर उनका ये कहना है कि ये तकरीबन 42 रियासतें हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है, और 40% जो है वहाँ पे खुदकुशियों का रेट बढ़ गया है गुर्बत की वजह से। और वो ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन जो 33 से 60% तक बेरोजगारी है यूरोप में। और जर्मनी और इवन वो इलाके भी हिट हो गए हैं जो कि जिन्हें आप क्लास कोलैबोरेशन या ये डेनमार्क और ये जो एरियाज थे। और क्लास साहब, जर्मनी जैसे मुल्क में तकरीबन पिछले 10 सालों में 5.5 यानी 5.5 मिलियन लोग जो हैं वो उनका म्यार ज़िंदगी नीचे और वो पॉवर्टी के करीब। ये सारी कहानी मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये जो ऑस्टेरिटी की मेजर्स हम ले रहे हैं इस पर इसकी बात आइंदा भी करेंगे। ये वो एडवांस्ड मुल्क हैं जहाँ यही रेसिपी इख्तियार की गई थी। और ये रेड क्रेसेंट और जो रेड क्रॉस है, ये कोई इदारे ऐसे, ये आलमी इदारे हैं और उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। और इनका ये कहना है कि अब यूरोप की जो सियासत है उसमें उनका जो अनरेस्ट है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा इस निज़ाम के खिलाफ। ठीक है क्लास साहब, वजारत रेलवे का एक और कारनामा जो हमारे साथ शेयर कीजिए, वो इंजन जो कोरिया ने इस्तेमाल करना छोड़ दिए, हम उन्हें इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं? कल यहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक प्रेस ब्रीफिंग की यहाँ अरेंज की हुई थी, जिसमें सिर्फ उन्होंने ये टेलीविजन के लोग थे उनको बुलाया हुआ था। और ये काजी साहब के लिए सदमे की बात होगी कि अब ये प्रिंट जर्नलिज्म कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा। कल एक भी मैंने जर्नलिस्ट नहीं देखा जिसका अखबार से तल्लुक़ हो और जिनको ब्रीफिंग में इनवाइट किया गया, और लिहाजा प्रिंट जर्नलिज्म को टोटल इग्नोर किया जा रहा है पाकिस्तान में कि अब इसकी शायद हैसियत नहीं रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन थी जो मैंने कल वहाँ पे आके नोट की कि एक भी वहाँ पे सहाफ़ी जो प्रिंट से अटैच है उसको नहीं बुलाया गया था। तमाम के तमाम कैमरे वाले लोग थे, TV वाले लोग। मेरा ख्याल है अब जो प्रायोरिटीज़ हैं वो शिफ्ट होती जा रही हैं। उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कुछ बड़ी अच्छी बातें की कि वो रेलवे को कैसे वहाँ पे उसको उठाना चाहते हैं, पिक करना चाहते हैं, दोबारा उनका रिवाइवल का उनके प्लान है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। अच्छे प्लान्स भी हैं उनके पास पैशन है, जज्बा है, कुछ आइडियाज़ हैं। सबसे अच्छी बात जो उनकी लगी वो ये कहते थे कि हम किराए कम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर लाना चाहते हैं। और कुछ डाटा भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि जब उन्होंने प्राइसेस कम किए, किराए कम किए, तो कैसे मुसाफिर भी बढ़े हैं, उसके बाद रेवेन्यू भी बढ़ा है, ऑक्यूपेंसी लेवल जो था वो भी बढ़ा है। ये अच्छे आइडियाज़ थे। और भी उन्होंने बताया कैसे उन्होंने वर्कर्स जो है उसको मोटिवेट किया है, उनको कैसे वो उनके साथ मिलकर रेलवे को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ओवरऑल पाकिस्तान के हद तक कुछ अच्छी चीज़ें हमें बता रहे थे। जहाँ पे कुछ उनके प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, ऐसे एक अच्छी जो बात उन्हें बताई है कि वहाँ से उस एग्जाम बैंक जो है ये चाइना का, उससे 72 अरब रुपए का हम कर्जा ले रहे थे। हमने कर्जा लेना था 72 अरब रुपए का पाकिस्तान रेलवे के लिए। ये बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। तो उन्होंने ये कहा कि वो कर्जा जो है हमने स्क्रैप कर दिया, अब हम उनसे कर्जा नहीं लेंगे, हम अमेरिकन वगैरह से है या दूसरे जो हैं उनसे हम कुछ आगे इंजन खरीदेंगे। कुछ इंजन उन्होंने वहाँ चाइना से खरीद रहे हैं, कुछ अमेरिका से लेना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, कल उनसे पूछी भी गई है कि एक एंकर ने उनसे पूछा भी है, वो ये कहते हैं कोरिया से जो है पाकिस्तान 2-3 दर्जन के करीब उनके इंजन है वो खरीदना चाहता है।
उनसे एक सवाल हुआ कि जनाब आप कोरिया से आप जो इंजन लेने वाले हैं, ये वो इंजन है जो कोरियन उन रेलवे सिस्टम ने उनको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि वो अपने तमाम के तमाम जो उनका सिस्टम है वो बिजली पे लेके जा रहे हैं, वो अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं जो रेलवे है उनका, उसके बाद उनको इंजन जो है रेलवे पे चलाते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से। सो उनसे पूछा गया ये जो आप उनका स्क्रैप उठा के ला रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो 5 साल बाद नकारा हो जाएंगे जितने इंजन हैं, आप एक तो पहले पेमेंट करेंगे कोरियंस को, फिर उसके रिपेयर पे पैसे लगाएंगे। बिजली आएगी तो नकारा होंगे ना, अगर बिजली नहीं आएगी तो नकारा कैसे? हाँ ये भी है, लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान रेलवे अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं। दुनिया में तो अब सोलर पे ये आपके रेलवे चलना शुरू हो गए, बिजली चलना तो पुरानी बात होगी है, अब सोलर पे चले गए, सोलर पे चलाते हैं रेलवे को। सो उनसे सवाल हुआ, बड़ा जेन्युइन सवाल है, जिसका मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब हम तो हमारी तो हालत ये है कि हम तो सोलर पे गधा गाड़ी चला रहे हैं, अब तो लोग वापस जा रहे हैं उस पर, क्योंकि वो भी बेचारा धूप में चल रहा होता है गधा जो बेचारा लेके सामान, तो हमें हमारे लिए तो शायद चल जाए जो हमारे लिए जो बड़ा मसला था, जो उन पे मेरा ख्याल है उनको बहुत बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए, कि ये जो स्क्रैप उठा के आप आ रहे हैं कोरिया का और हमें कह रहे हैं कि हम ये इंजन ला रहे हैं और इनको हम पाकिस्तान में रिपेयर करेंगे, दोबारा चलाएंगे, जब आप उसको रिवाइव करना चाहते हैं। एक मिनट रह गया तो मैं एक बात कहता हूँ, ये स्टोरी थोड़ी सी कर दूं कि किस तरह ये रिलेटेड है। प्लानिंग कमीशन जो है वो कह रहा है कि वो मैकेंजी एंड कंपनी को एक कंसल्टेंसी जो है उससे ये पूछेगा कि हम अपना विजन 2025 कैसे बनाएं। अगर तो हम अपना ये 2010 में भी आए थे और इन्होंने जो आइडेंटिफाई किए थे कि 10 समथिंग हमारी एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन बढ़ जाएगी, वो नहीं बढ़ी थी। मगर क्लासा साहब सवाल ये है कि ये अगर हम अपनी मनसूबाबंदी भी खुद नहीं कर सकते तो फिर एक बंदा रख लेते हैं, एक ऑफिस रख लेते हैं जो बाहर से कंसल्टेंट ले आया करे और हमारे विजन दरामद कर लिया करे, जैसे विजन हम IMF और वर्ल्ड बैंक से दरामद करते हैं। जरा कंक्लूड कर दें फिर चलते हैं। निकाय साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बुनियादी तौर में बार बार कहता हूँ, जो मेरा यहाँ पे तजर्बा रहा है ब्यूरोक्रेसी को डील करने का, जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये इस काबिल नहीं रह गए, ये फ्यूचरिस्टिक सोच के काबिल नहीं रह गए। पाकिस्तान में आपको पता है फ्यूचरिस्टिक ये किस्म का सब्जेक्ट भी नहीं है, दुनिया भर में पढ़ाया जाता है कि मुस्तकबिल को आपने कैसे रीड करना है और उसके मुताबिक पॉलिसीज कैसे बनानी है। आपने कभी सुना है पाकिस्तान के किसी इदारे में फ्यूचरिस्टिक स्टडीज होती हूँ, बच्चों को, लोगों को, स्टूडेंट्स को इस तरह मेल किया जाए कि सोचना कैसे है और मुस्तकबिल का कैसे सोचना है। अब जब आप नहीं सोच सकेंगे तो इसी तरह के कंसल्टेंट है। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई और आपने बिल्कुल सही कहा कि आप ये प्लानिंग डिवीजन जिसका काम है कि सोचे, वो अब जाके हायर कर रहे हैं, उसमें ये लाखों डॉलर देंगे लोगों को। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ, ख्वाजा साद रफीक साहब ने बताया हम अपना लीगल विंग खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे वजारत रेलवे में, जो हमें बताएगी मुआहदे करने के आपने कैसे करना, उसके लिए अच्छा खासा बड़ा प्लान है जिसके पैसे खर्च होंगे। तो कोई ये नहीं सोच रहा कि वजारत कानून मौजूद है इस मुल्क में जिसपे आपका अरबों रुपए का बजट है बकायदा, आपने जितने मुआहदे करवाने आपको बाहर से बंदे लाने की बजाय आपके पास वजारत कानून में बहुत बड़े बड़े ब्रेन बैठे हैं। रोजगार के मौके बढ़ेंगे मेरे ख्याल में। सही बात है, आगे बेरोजगारी है, मेरा ख्याल भी यही है, रोजगार मिलेगा सबको। क्लास का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।